CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं रफ़ी ग्रुप के चेयरमैन और मारूफ समाजी शख्सियत इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनके पेंट हाउस पहुँचे तो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर अदनान खालिद ने हमारा इस्तकबाल किया। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट जानवरों और परिंदों से बहुत प्यार करते हैं। पेंट हाउस पर खुद को फितरी माहौल से करीब रखते हैं। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट ने गर्मजोशी से अपने पेंट हाउस पर खुशामदीद कहा। भट्ट साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब आप हैं तो कश्मीरी, लेकिन साइज से क्यों नहीं लगते? बिकॉज मैं कॉशियस हूँ। खाने के वक्त खाने सारे मुझे पसंद है, बट मेरी क्वांटिटी कोशिश होती है कम खाऊं। पाकिस्तान में पेंट हाउसेज में रिहाइश का रिवाज बहुत कम देखा गया है, आपको ये ख्याल कैसे आया? ये कोई 12 साल पहले था। मेरी ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो मैं जब छत पे आया इंस्पेक्ट करने तो मैंने छत से देखा कि DHA की पूरी लाइटें नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छा व्यू था। तो देन आई डिसाइडेड कि यहाँ पे पेंट हाउस बनाया जाए। लोगों को पाकिस्तान में तो समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने छत के ऊपर कोई 8 कनाल है जिसका पेंट हाउस बनाया और मैं यहाँ ऊपर रहता हूँ। एंड एज यू सीन बर्ड्स और सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पेट्स हैं, आई एंजॉय दैम। आपने पेंट हाउस कम फार्म हाउस बना रखा है, जी। खुद को नेचर के करीब रखना पसंद करते हैं। क्या इंसानों से बेजार हो गए हैं या दुनिया की फिक्रों से खुद को दूर रखना चाहते हैं? इंसानों से बेजार बिल्कुल नहीं हुआ। आई लाइक ह्यूमन बींग्स, बहुत पसंद है इंसान, मगर थोड़ा सा इंसानों से थोड़ा सा बंदा बोर हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा मेजर कैटेगरी होती है जिनमें इतना शऊर और अक्ल नहीं होता, तो बंदा उनको नहीं इंजॉय करता इतना। तो वो उसके बाद फिर आप जब ये पेट्स में चले जाते हैं तो उसका एक अपने लाइफ है, अल्लाह ताला की कुदरत नज़र आती है, उसका बिहेवियर, पैटर्न, रहना सहना। पहले तो आप बड़े एंग्री यंग बॉय हुआ करते थे, लेकिन फिर मिजाज में इतना ठहराव कैसे आ गया? क्या अब किसी से फड्डे और लड़ाई झगड़े नहीं होते? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। जब मैं 20-22 साल का था तो एंग्री तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई कुड गेट एंग्री। तो वो उस वक़्त मैंने सबक सीखा कि एंगर सबसे बुरी चीज़ है। फिर मैंने एक किताब पढ़ी टोटल ऑन एंगर। तो एंगर में ये कहा कि आप सबसे पहले बात करते हैं कि आई हैव गॉन मैड, आई एम लूजिंग माई हेड, ये ना एक्सप्रेशंस। तो आप तो पहले अपनी हार मान के तो आपने जीतना क्या है। सो इसके लिए मैंने फिलोसफिकली पढ़ा एंगर पे एंड फेयर पे भी। इन दोनों पे मुझे अबूर हासिल है। ना मैं फेयर में जाता हूँ ना मुझे एंगर होता है। आपने बचपन तो मिडिल क्लास और सफ़ेद पोश माहौल में गुजारा, लेकिन अब आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। आपके पास वो कौन सा अलादीन का चिराग आ गया था जिसने आपको अरबपति बना दिया? एक चीज़ थी खाली, कोई चिराग नहीं था। मेरी वालदा ने छोटी उम्र में, मैं जब 5, 6, 7, 8 साल का था, तब से मेरे वालिद के बारे में बताती थी कि वो बहुत अजीम इंसान था, फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ था, कायदे आज़म का साथी था। उसने मेरी एम्बिशन बना दी। आई बिकेम एम्बिशियस टू अचीव बिगर टारगेट्स। और फिर मैंने ये भी सोचा और क्लियर था कि फाइनेंशियली आप सिक्योर होंगे तो आप अपनी मर्ज़ी और चीज़ों में कर सकेंगे। तो मैं फाइनेंशियली जब टारगेट में गया और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की, वो मुझे रिलीफ दिया उन्होंने कि आई कुड बी माई सेल्फ, बिकॉज मुझे फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है। जब 11 साल की उम्र में पहली बार वालिद साहब की वफ़ात का इल्म हुआ तो उस वक्त एहसासात क्या थे? बहुत शॉकिंग था बिकॉज 11-12 साल की उम्र तक मेरी वालदा यही कहती थी कि वो अमेरिका गए हुए हैं बिज़नेस के लिए। 11-12 साल का हुआ तो मुझे फ़ील हुआ कि ये क्या बात हो रही है। वालदा से मैंने बोल्डली पूछा
तो उन्होंने तब मुझे बताया कि वो एयर क्रैश में ही डाइड। भट्टी साहब याद रखें, जिस चीज़ से आप महरूम होते हैं वो महरूमी बड़ा तंग करती है। तो मैं एज अ ऑर्फन यतीम पैदा हुआ, उसने मुझे तंग किया बहुत। वही रीज़न था कि मैं ओवरकम आया ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स। 2 माह की उम्र में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, एक बहन है, वालदा ने अकेले पाला। इन सब अवामिल ने आपकी ज़िंदगी पर क्या नकूश छोड़े? मेरी वालदा ने बहुत डीप छोड़े, बिकॉज़ वो कॉन्स्टेंटली मुझे मेरे बाप की तरह देखना चाहती थी और वो बड़ी सख्त मेरे वालिद से इम्प्रेस थी। और भट्टी साहब मैं बताऊं कि बच्चा जो होता है ना 7-8 साल तक वो उसका इम्प्रेशन बन जाता है और फिर आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसके पीछे को पायलट होता है। जब को पायलट में एक ऑब्जेक्टिव आ जाए तो वो आप ऑटोमेटिकली उसको ही फॉलो करते रहते हैं। तो मेरे में ये था, वालदा ने डाला था, आई हैव गॉट टू बी सक्सेसफुल, आई हैव गॉट टू बी बेटर ऑफ लाइक माई फादर। एंड अल्लाह ताला ने फजल किया। और दूसरी चीज़ भट्टी साहब, बिज़नेस करना या ज़्यादा पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं होता दुनिया में कहीं भी। खाली बिज़नेस की एक ज़रूरत है, सक्सेस की एक ज़रूरत है जिसके बगैर नहीं होगा, वो ये है टोटल डिटर्मिनेशन एंड 24 आवर्स परस्यूइंग योर ऑब्जेक्टिव। कोई आदमी अगर बिज़नेस करना चाहता है और बड़ा बनना चाहता है, हर चीज़ सेक्रीफाइस करके 24 घंटे अपने ऑब्जेक्टिव में चल पड़े तो उसको कोई नहीं रोक सकता। बोर्डिंग स्कूल में ज़ेरे तालीम रहे, फिर भी पढ़ाई में एवरेज थे, तो उस दौर में कैरियर गोल्स क्या थे? भट्टी साहब, वजह ये थी कि मेरा स्कूल और कॉलेज में की किताबों में दिल नहीं लगता था। मैं जब ज्योमेट्री पढ़ रहा होता था या अलजबरा पढ़ रहा होता था या इस तरह की चीज़ें पढ़ रहा होता था, साइंस की कोई चीज़ें पढ़ रहा होता था, तो मैं समझता था मेरे क्या काम आनी है, मैं तो पैसा कमाना है, मैं तो बिज़नेस करना है, ये मेरे क्या काम आएगी। तो मेरा वो किताब में और पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट वाइडर था। जब मैं अमेरिका गया 25-26 साल की एज पे, और वहाँ पे मैंने जब देखा और मुझे फ़ील हुआ कितना कम मुझे पता है, हाउ लिटिल आई नो, तो वहाँ पे मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पे पढ़नी शुरू की। मैंने उससे सीखा टू बी प्रोग्रेसिव एंड टू बी एबल टू मेक अचीवमेंट्स। अमेरिका में कारपेट्स बेचते बेचते पाकिस्तान के रियल एस्टेट बिजनेस में कैसे आ गए? देखिए, मैं अमेरिका जब गया 74 में तो $1000 मेरे पास था और एक दोस्त था मेरे साथ। आप इमेजिन करें, लाहौर का बंदा गया हुआ न्यूयॉर्क, और वहाँ पर जो डिसिप्लिन, वहाँ की जो पुलिस, वहाँ की जो सिचुएशन, वो घबरा जाता है बंदा। तो फिर मैं वहाँ पे YMCA में रहा 4-6 दिन, फिर उसके बाद अपार्टमेंट ली, वेटरी की, कोई महीने बाद उन्होंने निकाल दिया, दूसरा जॉब किया वेटरी का, उन्होंने भी निकाल दिया, तीसरा किया, उन्होंने भी महीने बाद मुझे मालिक ने बुलाया, मुझे कहा रफ़ी आई वांट टू रिलीज़ यू। मैंने कहा सर वो क्या हो गया? कहता है दिस इज़ नॉट योर जॉब। मैं ऑब्जर्व करता रहा हूँ, डू समथिंग एल्स। बहुत डिप्रेस हुआ। फिर मैंने सोचा कि अपना काम करना। फिर वहाँ पे मेरी जो पहली चीज़ नज़र आ रही थी कि पाकिस्तानी लोग अमेरिका में कारपेट्स लेकर जाते थे, उनसे बिकते नहीं थे। मैं उन लोगों को मिल के कहता था खुदार कंसाइनमेंट में मुझे दे दें, आपकी प्राइस मेरी तय होगी, 4 महीनों में आपको पेमेंट करूंगा बेच के। तो उन्होंने असाइनमेंट ली और मैंने फिर पैसा कमाना शुरू किया। तो ये बड़ा अपना करियर अमेरिका में नज़र आ रहा था, बिकॉज अमेरिका वॉज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एट दैट टाइम, और मैंने मुश्किल वक्त देख लिया हुआ था। बट वालदा को जब मैं मिलने आया तो जब उनका इसरार हुआ कि मेरे साथ रहो, तो मैंने फॉरगो कर दिया अमेरिका, मैं पाकिस्तान रह गया। 80s में रियल एस्टेट बूम पे थी पाकिस्तान में, सो दैट इज़ वाई आई वेंट इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, और मैंने जैतून और रफ़ी प्लाजा बनाया हॉल रोड पे, विच वाज अ बिग सक्सेस एंड ना यकीनी टाइप मैंने प्रॉफिट्स किए। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट के साथ ताज़ा हवा में चहलकदमी की। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। मौजूदा हुकूमत में रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। आपको कौन से सेक्टर में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है? मतलब रियल एस्टेट का? कौन? रियल एस्टेट, हाउसिंग स्कीम्स का, वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। देन हाई राइज बिल्डिंग्स, एटलीस्ट पंजाब में नहीं है, और वाकई इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा मुरादें दी हैं और रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा बैकअप कर रही है। CPEC से आप बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, आप मईशत को भी अच्छी तरह समझते हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान की जो मईशत की मौजूदा बदहाली है वो दूर हो पाएगी? भट्टी साहब, ये जो CPEC है ना,
ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती और अल्लाह का करम है। अगर CPEC चाइना की ज़रूरत ना होती तो आज पाकिस्तान फाइनेंशियली रुल रहा होता, अमेरिका के हाथ में और इंडिया के हाथ में। हमारा नाक उन्होंने रगड़ना था, बट क्योंकि इन द मीन टाइम चाइना ने एक्सपैंड करना था, जब वो अमेरिका की मुकाबले पे उसकी इकॉनमी आ गई, चाइना के वहाँ पे दुश्मन बैठे हुए लाइक ऑस्ट्रेलियन आइलैंड्स हैं, जापानीज़ आइलैंड्स हैं, जिनसे उनका झगड़े हैं। चाइना का बका ही है CPEC के साथ इंडियन ओशन आके, और काउंटर रूट दोस्तियों में कभी मुल्क नहीं करते, अपनी ज़रूरत के साथ करते हैं। तो चाइना की ज़रूरत है पाकिस्तान, चाइना की ज़रूरत है CPEC, चाइना की ज़रूरत है वन बेल्ट वन रोड, जिसमें 135 मुल्कों ने साइन किया, और इसमें उन्होंने $70 बिलियन पाकिस्तान को CPEC के लिए उन्होंने रखे, जिसमें आपकी बिजली जो आ रही है, सारे पावर प्लांट्स पूरे पाकिस्तान में जाल सड़कों का फैला गया है। ML1 की भी बात हो रही है ट्रेन की। अब है फेज़ 2, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन फ्री जोन्स में, जिसमें एग्रीकल्चर, चाइना कहता है कि हमारी सीड और हमारी टेक्नोलॉजी आप लें, आपकी प्रोड्यूस डबल होगी पर एकड़, तो आपका किसान अमीर हो जाएगा। पूरे चाइना की, सेंट्रल एशिया की, सबकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैवी परसेंटेज फ्रॉम ग्वादर हो रही होगी। मलाइशिया के कौंसल जनरल भी रहे महातीर मोहम्मद ने मलाइशिया की तकदीर बदल डाली। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान भी अक्सर कभी मलाइशियन मॉडल की बात करते हैं, कभी चाइनीज़ मॉडल की बात करते हैं, कभी टर्किश मॉडल की बात करते हैं। इन 3 बरसों में अगर हम हुकूमत की परफॉर्मेंस देखें, क्या ये मॉडल अचीव कर पाएगी? पहली तो बात यह है कि मैं मलेशिया को कुछ 22-23 साल मैंने रिप्रेजेंट किया। सो आप ये समझ लें भट्टी साहब कि मेरा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से लेकर, मिनिस्टर से लेकर, बिजनेसमैनों से बड़ा वास्ता होगा। मलेशिया इज़ नॉट अ कंट्री दैट वी शुड फॉलो। उसकी वजह है कि मलेशिया की कोई दुश्मनी है किसी मुल्क के साथ। मलेशिया न्यूक्लियर है। पाकिस्तान की अपनी एग्जिस्टेंस ख़तरे में रही इंडिया की वजह से। 40 साल न्यूक्लियर बनाया पाकिस्तान ने, पूरे वेस्ट और अमेरिका की मुखालफत के दौर में बनाया। इसका मतलब हमारी इकॉनमी को उन्होंने बर्बाद किया 90s में। 5th लार्जेस्ट फ़ौज है, गुर्बत भी है और करप्शन भी पुरानी चली आ रही है। तो हम मलेशिया का नहीं कर सकते मॉडल फॉलो, हम उसका करें जो हमारी तरह का हो। एक इजराइल है जो छोटा सा मुल्क है और दुश्मन उसके सारे अरब है और न्यूक्लियर है, और एक हमारा मुकाबला हो सकता है इजराइल के साथ, दूसरा हो सकता है नॉर्थ कोरिया के साथ। कोई नॉर्थ कोरिया भी चाइना का फ्रंट एंड स्टेट है, न्यूक्लियर है और फ़ौज बड़ी है। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल, इनकी इकॉनमी एक्सपोर्ट इकॉनमीज़ नहीं है, इनकी पॉलिटिकल इकॉनमीज़ हैं। अब ये जो CPEC है ये पॉलिटिकल है, और अमेरिका की ख्वाहिश भी थी पाकिस्तान खुशहाल ना हो, इकोनॉमिकली डेवलप ना हो, मिलिट्री वाइज हो। आई एम नॉट वरीड एट ऑल फॉर पाकिस्तान। इमरान खान यस ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, कर रहे हैं। इनके बारे 2 चीज़ें कही जाती हैं, मैं नहीं कह रहा, कही जाती हैं। ही इज़ नॉट करप्ट हिमसेल्फ, जो मैं भी समझता हूँ, बट दूसरी चीज़ कही जाती है कि इनकी जो पार्टी है PTI वो ढीली है और उनसे डिलीवर नहीं हो रहा। कोई नई गवर्नमेंट भी आ जाएगा, डिलीवर आप जब करते हैं तो आपने जो इनहेरिट किया होता है उसके बाद डिलीवर करते हैं ना। अगर मैं इनहेरिट इतने कर्जे कर लूँ या इतने पैरामीटर्स टाइट कर लूँ तो फिर मैंने डिलीवर तो नहीं कर सकता। आप मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। इमरान खान साहब हुकूमत में आने से पहले जिस तरह के दावे किया करते थे, बातें किया करते थे, क्या अब उनका अमल वैसा नज़र आ रहा है? देखिए, हुकूमत से आने से पहले ऑपोजिशन ही होती है ना, उसने तो दावे बहुत करने होते हैं। उनमें से इमरान खान भी दावे कर रहा था, जो आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा किए थे। ये जो आज की ऑपोजिशन है ये भी बड़े दावे कर रही है। तो हुकूमत के आने से पहले दावे और हुकूमत के में आने के बाद जो पैरामीटर्स या जो मजबूरी होती हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। गुज़श्ता बरस मलाइशिया में जो इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पाकिस्तान उसमें शरीक नहीं हुआ, बल्कि अब हम दोबारा सऊदी ब्लॉक की तरफ वापस जा रहे हैं। तो इमरान खान के इस इकदाम को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान को ना, मैं सऊदी नज़र में भी नहीं देखता, पुराना ज़माना हो गया। मैं पाकिस्तान को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान की इकॉनमी को मैं खाली चाइना की नज़र में देख रहा हूँ। चाइना की नज़र ठीक है, उनका नीड है हम, तो फिर सब कुछ ठीक है। अगर चाइना की नज़र में हम उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं। ना इमरान खान कर सकता, ना कोई कर सकता। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट ने बहुओं आयशा खान,
फातिमा नूर और पोते शेरशाह शहरयार भट्ट और रफ़ी शाज़ल भट्ट से भी मिलवाया। भट्ट साहब ज़रा तारुफ तो करवाएं ना जी। जनाब, ये फातिमा नूर है, मेरी डॉटर इन लॉ, छोटे बेटे की, और ये माशाल्लाह उनका बेटा है माशाल्लाह, जिसका नाम इन्होंने मोहम्मद रफ़ी भट्ट रखा है। वाह वाह। वो आयशा खान बड़े बेटे की वाइफ है। शेरू इनका बेटा है और एक इनको बेटी अल्लाह ने नसीब की है, 15-20 दिन हुए हैं। माशाल्लाह। शी हैज़ अ डॉटर ऑल्सो। तो बेटियां नज़र नहीं आ रही, लगता है आपको बहुओं के साथ ज़्यादा प्यार है। एक बेटी बॉस्टन में पढ़ रही है, दूसरी की अभी शादी हुई है, साल हुआ है। तो आप भट्ट साहब को एज ए फादर इन लॉ कैसा पाया आपने? मैंने तो उनको एज अ फादर पाया है, नॉट एज अ फादर इन लॉ, और मैं उनके पास ही रहती हूँ। एंड मैं सबको हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेरी लाइफ की बेस्ट डिसीजन शाज़िल से शादी नहीं थी, वो ये थी कि शाज़िल अपने फादर के पास रहता है और मैं इनके पास रहती हूँ। और मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने मुझे, सब बोलते हैं कि हम अपनी बहू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा ने मेरे साथ तो इतने बेटियों से ज़्यादा, अपनी जितना बेटियों के लिए करते हैं ना, उससे ज़्यादा वो मेरे लिए करते हैं। और मैं जिसको मिलती हूँ, मैं जब बताती हूँ ना, दिल में मुझे डर भी लग रहा होता है नज़र और इस सब का, लेकिन मैं हमेशा यही सबको बताती हूँ कि ही जेन्युइनली, कभी उन्होंने, मुझे नहीं ऐसा फील हुआ कि शाज़िल या अपनी किसी बेटी या किसी को भी उन्होंने मुझसे ज़्यादा कभी लव भी दिया हो। मुझे हमेशा लगता है सबसे ज़्यादा मैं उनकी फेवरेट हूँ। बहुत समझदार माशाल्लाह। भट्ट साहब उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं या आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं? आई थिंक सबको यही लगता है कि सबसे ज़्यादा सब हर किसी से प्यार करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी लविंग मैन। और कभी शिकायत नहीं हुई जो यूजुअली इन लॉ से लोग को होती है। बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह मेरे साथ तो रहे हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है कि किस तरह किसी मुश्किल से डील करना है। मैंने इनको कभी घबराते नहीं देखा। टू मी ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। आई मीन, जो कभी मैं सोच नहीं सकती थी कि फादर इन लॉ इतने फ्रेंडली हो सकते हैं। कभी मियाँ की शिकायत लगानी हो, भट्ट साहब आपको सपोर्ट करते हैं या बेटे को? बड़ी सरप्राइजिंगली मुझे लगता है कि ये मुझे सपोर्ट करते हैं। नहीं, और बेटे इनसे आपने शिकायत एक दफा भी नहीं लगाई। एक्चुअली मियाँ को ये खुद टक्कर लेती है, शिकायत में बस कभी नहीं लगाई, आज तक नहीं शिकायत, दोनों ने नहीं शिकायत लगाई। अच्छा, वहाँ पे हिसाब पूरा कर लेती है। उम्मीद ये है, बातों में हमें उम्मीद ये होती है कि पापा तो हमारे साथ ही हैं। वो तो एक गिवन बात है कि जाके अगर शहरयार इनसे बात करेंगे तो वो तो हमारी ही बात होगी। और मुझे लगता है कि इनके बेटे ना, वो उनको क्योंकि पता है कि पापा हमारी साइड ही लेंगे, वो हमें तंग भी नहीं करते। Exactly. तो उनको पहले से ही पता है कि होगा क्या आउटकम, तो वो भी स्मार्ट है। वो कहते हैं कि हम इस सड़क पे ना जाए जिसका रास्ता एंड पता है मंजिल है, कि पापा ने हमारी साइड ही लेनी है। ये तो अंजुमन ने सताइश बम ही हो रही है। बट साहब, द बेस्ट रिलेशनशिप विद एनीबॉडी इज फ्रेंडली रिलेशनशिप। आपका बाप हो, बेटा हो, बहू हो, बेटी हो, डे वन से मुझे कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं हुई कि मैं फादर इन लॉ से बात कर रही हूँ। सास से तो कभी कभी शिकायत हो ही जाती होगी। आई थिंक बड़े लविंग है। हमारे घर बड़ा प्रोग्रेसिव माहौल है और साउंड्स लाइक बड़ा क्लीशे साउंड करता है कि मैं कहूँ कि ऐसी कोई मसले कभी हुए नहीं। ना हमारी कोई ब्रदर इन लॉ, ना सिस्टर इन लॉ, ना कोई मदर इन लॉ के कभी कोई मसला होता ही नहीं है। और एट द बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम कभी होगी भी ना, तो वो लोग हमेशा बाय चांस हमारी ही साइड लेते हैं। आई डोंट नो कैसे होता है। आई फील वेरी ब्लेस्ड। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके घर को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू। बट साहब, आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि बहुएं भी आपके गुण गा रही हैं? बट साहब, दो चीज़ें होती हैं। एक, एज आई सेड अर्लियर, रिलेशनशिप, फॉरगेट के रिश्ता क्या है, बट आपकी दोस्ती होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जब जिस शख्स से आप बात करते हैं, आप अपने आप को उसके शूज़ में डालें, तो आप गलत बात नहीं करेंगे। आपकी लिबरल सोच हो। और चौथी चीज़ है, यू गिव रूम टू एवरीबॉडी टू डू व्हाट दे वांट टू डू। अब ये दोनों बेटियाँ मेरी जो है, दे आर वेरी फ्री, extremely free from me and their husbands to live their own life the way they want to. इनकी तरफ से माशाल्लाह कुछ नहीं होता, बिकॉज समझदार बच्ची हैं और मैं तो बहुत फ्रीडम में बिलीव करता हूँ। शेरशाह की अपने दादा के साथ कैसी दोस्ती है? दादा कितना अच्छा वर्क करता है ऑफिस पे। इसलिए बाबा कितना पसंद है, इसलिए बाबा डेस्क कॉपी करते हैं। And that's why बाबा copies दादा's desk all the time. His father copies me all the time. Wow, wow. How come you noticed all that? I just saw in the office when it was my first time to go to office. I just saw the Baba copying the test. I thought your test and Baba's test will look like.
की लॉबी को इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट ने अपने वालिद रफ़ी भट्ट और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यादों से सजा रखा है। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट से उनके वालिद और कायद-ए-आज़म के बारे में दिलचस्प गपशप भी हुई। आपके वालिद रफ़ी भट्ट साहब कायद-ए-आज़म के करीबी साथियों में से थे। तारीख़ ने उनकी शनाख्त को भुला दिया, उन्हें कैसे ढूंढ कर लाए? पहली तो बात यह है कि रफ़ी भट्ट और कायद-ए-आज़म का बड़ा करीबी तल्लुक़ था और रफ़ी भट्ट उस वक़्त इंडिया का वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर था। फिर कायद-ए-आज़म ने रफ़ी भट्ट की ड्यूटी लगाई हुई थी कि जब पाकिस्तान बनेगा तो तब इकनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली पाकिस्तान को रफ़ी भट्ट विल बी द मेन फोर्स टू टेक अप फॉरवर्ड। बदकिस्मती ये हुई कि जो भी कायद-ए-आज़म और रफ़ी भट्ट की तल्लुक़ था और जो गुफ्तगू थी वो किसी को नहीं पता था। कायद-ए-आज़म फौत हो गए 11 सितंबर में। 2 महीने के बाद रफ़ी भट्ट का जहाज़ एयर क्रैश में। फिर 40 साल का जब मैं था, आज से 33 साल पहले, तो मुझे बहुत शिद्दत से फील हुई अपने बाप के बारे पता करना। 33 इयर्स बैक मैंने रिसर्च टीम तैयार की। जब उन्होंने रफ़ी भट्ट पे रिसर्च शुरू की तो फिर आर्काइव्स में गए तो कायद-ए-आज़म के खतूतों में रफ़ी भट्ट और कायद के कोई 28-29 ख़त हमें मिले और वो प्रूव करता है और अश्योर करता है कि हाउ क्लोज कायद-ए-आज़म वॉज विद रफ़ी भट्ट। और इस रिसर्च में मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपने बाप को स्टडी किया, बाप को ढूंढा, बाप के थ्रू कायद-ए-आज़म को ढूंढा, कायद-ए-आज़म वाला पार्ट, और कायद-ए-आज़म के बाद ढूंढने के बाद मैंने पाकिस्तान की बुनियाद किस तरह बनी, कैसे बनी और आज तक पाकिस्तान कैसे चल रहा है, ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो जब आप इन शख्सियात को ढूंढ रहे थे तो अपने आप को भी तो अंदर कहीं खोजा होगा? मैं खुश था बड़ा अपने बाप के लिए, बट अपने लिए मायूस था कि मैंने सोचा कि यार मैंने तो 33 साल पहले सोचा था कि मैंने बड़ा कुछ कर लिया है, तो मैंने क्या किया? मैंने 4 पैसे कमाए, घर अच्छा बना लिया, दफ्तर अच्छा बना लिया, गाड़ी ले ली, यही किया। रफ़ी भट्ट जो 39 इयर्स एज पे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो उनकी अचीवमेंट्स देखो। 16 साल की उम्र पे रफ़ी भट्ट का फादर प्लेग में मरता है और रफ़ी भट्ट मैट्रिक कर रहे थे। उनके छोटे से कारखाने में चले गए बाप के, जिसमें 15-16 कारीगर थे और मेयो हॉस्पिटल को वो इंस्ट्रूमेंट्स भेजते थे सर्जिकल। 24-25 साल की उम्र पे रफ़ी भट्ट इंडिया की लार्जेस्ट सर्जिकल एंड हॉस्पिटल अप्लायंस इंडस्ट्री बनाई उन्होंने। 27-28 साल की उम्र पे रफ़ी भट्ट पहला बैंकर था इंडिया मुसलमानों में, इंडिया में, जिसने सेंट्रल एक्सचेंज बैंक लिमिटेड बनाया। एट द एज ऑफ 31 वो कायद-ए-आज़म को मिलते हैं और फिर रफ़ी भट्ट की डिवोशन फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान बने, दो उनके पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं था इंडिया का अलहदा होना, बिकॉज उनकी ब्रांचेज और सारा कुछ इंडिया में भी थे। 39 पे ही डाइज। तो मैं जब उनकी अपने वालिद की अचीवमेंट्स देखता था या देखी और अपनी देखी, वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके वालिद साहब की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, उनको तारीख़ के औराक में शामिल करने के लिए आपने फिर क्या किया? हम देखें जी, कॉन्स्टेंटली सेमिनार्स करते हैं हम। नेशनल जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे हम नेशनल डेज़ लाइक 14 अगस्त, 23 मार्च, कायद-ए-आज़म का 25 दिसंबर बर्थडे हम मनाते हैं। उस वक़्त हम हर तरीके के लोगों को बुलाते हैं कि लोगों को कायद-ए-आज़म, पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान के बारे में बताया जाए। फिर हम किताबें भी छुपाते हैं और वो हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव में डालने के लिए। जब आप अपने वालिद साहब को खोज रहे थे तो आपको कोई ख़त मिला हो आपको जिसने झंझोड़ कर रख दिया हो? पहले तो एक चीज़ ने झंझोड़ा मुझे कि जब मैंने ख़त देखे रफ़ी भट्ट और कायद-ए-आज़म पे, और जितनी क्लोजनेस इनकी दोनों की थी और जिस तरह कायद-ए-आज़म रफ़ी भट्ट से मोहब्बत करते थे, ये एक अनप्रेसिडेंट था। कायद-ए-आज़म वॉज नोन कि वो गिफ्ट किसी से नहीं लेते हैं। रफ़ी भट्ट को एक ख़त लिखते हैं, वो जो ख़त है हमारे पास, कि जिसमें रफ़ी भट्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने मुझे नेकटाई दी और फातिमा जिन्ना के लिए बूंदे दिए, और वो भी शुक्रिया अदा कर रही है, मैं भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इट्स गुड फॉर अबाउट यू कि आपने हमारा सोचा। दूसरी चीज़ थी, जब मैं रिसर्च कर रहा था 7 साल, उसमें एक तस्वीर मिलती थी 2-2 महीनों के बाद कहीं से, और मैं वो अपनी दीवारों पे लगाता रहा दफ्तर में, और रिसर्च टीम भी देखती रहती थी।
तो आई फेल्ट आई एम लिविंग विद रफ़ी भट्ट, और उनकी जो रूह है वो शायद मेरे साथ है, ये मेरा फील था। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम श्योर, फील था। फिर एक दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मेरी बात हुई जब वो हमारी किताब, रफ़ी भट्ट की किताब लॉन्च करने आई लाहौर एज़ प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने मुझे पूछा, बल्कि उन्होंने पूछा कि तुमने रिसर्च बात पे की है, कोई रूह आपके साथ इंटरेक्ट हुआ? तो मैंने कहा मोहतरमा मुझे लगता है बट आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं जेल में थी भुट्टो साहब की फांसी के बाद, तो मुझे भुट्टो साहब आते थे और मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन और मैसेज देते थे, और मैं आई यूज़ टू फील दैट वे, डू यू फील दैट वे। और भट्टी साहब, बाप तो सबके बड़े प्यारे होते हैं और औलाद पेरेंट्स की इज़्ज़त करती है, मोहब्बत करती है, बट यकीन करें जब मैंने रफ़ी भट्ट की एबिलिटी देखी तो ये इसको मैंने एज अ बाप नहीं देखा, फिर मैंने देखा व्हाट अ हीरो दिस मैन वाज। उनकी तस्वीरें देखी और तस्वीरें लगती आज की मॉडर्न है, उस ज़माने में तो लोग धोती पहनते थे पार्टीशन से पहले, तो उनकी आप मॉडर्निज़म देखें। फिर उनकी उस ज़माने में अमेरिकन कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ बिजनेस डीलें, फर्टिलाइज़र लाना चाहते हैं इंडिया में, बहुत एयर कंडीशनिंग इंपोर्ट की उन्होंने। सो ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ लाइफ। अच्छा, एक ख़त बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो रफ़ी भट्ट लिखता है कायद को कि मैं अमेरिका गया और मैंने वहाँ पे जाते वक्त अपनी इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस में मैंने आपको नॉमिनेट किया इन द इवेंट ऑफ माई डेथ। आपको अपॉइंट किया है कि आपको अगर मैं मर जाता हूँ आपको पैसे वो मिले और आप मुस्लिम कॉज में यूज़ कर सकें। बट फिर आगे दूसरा पैराग्राफ लिखते हैं रफ़ी भट्ट, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आई हैव कम बैक अलाइव, सो द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ डेड नाउ। अब इंश्योरेंस पॉलिसी डेड होगी कि मैं लाइव आ गया हूँ। बट लुक एट द स्पिरिट, उसे औलाद के नाम पे नहीं किया, उन्होंने कायद के नाम पे अपनी इंश्योरेंस खरीदी। पेंट हाउस से दफ्तर की तरफ रवाना हुए। आपने सर गुज़श्ता बरस ये कहा था कि इमरान खान का 50 लाख घर बनाने का वादा हकीकत पर मबनी नहीं है, हालांकि अब तो बैंक फाइनेंसिंग पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो क्या अब भी आपकी यही राय है? मेरी ये राय है कि जो नंबर्स खान साहब ने डिक्लेयर किए हैं वो बड़े अनअचीवेबल हैं। फिर इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसमें एक चीज़ भट्टी साहब ना भूलें कि जो भी है इनको कोरोना ने बहुत ख़राब किया। तो घरों में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, लगे हुए हैं, बट कितने बनाते हैं आई कांट टेल। सेंट एंथनी में नवाज शरीफ आपके क्लास फेलो थे, बचपन से लेकर कामयाब बिजनेसमैन बनने तक बहुत लंबा साथ रहा, वास्ता था। उसके बावजूद आपने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैं सियासत में जाना ही नहीं चाहता और ज़्यादा ही नहीं चाहता था। एक तो मैं सियासत को बड़ी करीबली सीख चुका था और देख चुका था, तो मुझे ये था कि मैं अगर कोई पार्टी भी ज्वाइन करूं तो मैं कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता, बिकॉज जो पॉलिटिकल हालात हैं और जिस नैरो पैरामीटर्स में पॉलिटिक्स हो रही हैं तो मैं डिलीवर नहीं कर सकता। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में मेरिट गोज़ अगेंस्ट यू, मेरिट डज नॉट प्रमोट यू और इज़ इन योर फेवर। इसीलिए आप पास्ट में भी चले जाएं, जितने जितने बड़े ओहदों पे लोग बैठे थे तो मेरिट पे नहीं बैठे हुए और वजह से उनको बिठाया गया। बचपन के दौर का नवाज शरीफ कैसा था, उस दौर की कुछ यादें शेयर करें। बहुत अच्छा लड़का था और बहुत दोस्ती वाला, नवाज शरीफ के बड़े अच्छे दोस्त थे और उनके साथ घूमना फिरना। फिर जब कॉलेज के ज़माने में आए तो नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया में जाते थे, मरी, नथिया गली, स्कर्दू, बहुत ज़्यादा, बल्कि यूरोप वगैरह जाना पसंद नहीं करते थे। मुझे याद है हम आपस में कुश्तियाँ करते थे स्कूल में, वो बड़ा जब पीरियड मिलता था तो दोस्ती इतनी प्यारी दोस्ती थी, हम कुश्तियाँ आपस में मैं और वो करते थे। पतंगबाजी होती थी तो हम दोनों बड़े शौकीन थे पतंगबाजी के दोनों। तो हम दफ्तर स्कूल में वो डोर ले आते थे और रगड़े खेलते थे एक दूसरे के साथ, बहुत हंसा मजाक था। बिफोर पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर तो पॉलिटिकल सिचुएशन में चले गए, फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भी बहुत ज़्यादा हामी थे। अगर वो हादसे का शिकार ना हो जाती तो वो आपको पंजाब में कोई अहम सियासी ओहदा भी देना चाहती थी,
क्या ये बात दुरुस्त? ये दुरुस्त है। सलमान तसीर के साथ भी उनकी बड़ी क्लोजनेस थी और वो चाहती थी, मुझे भी चाहती थी कि जब वो वापस आएँ तो पंजाब में मैं और सलमान एक्टिव हों। तो मैं पार्टी में नहीं था, वो आई तो आते ही शहीद हो गई, तो वो बात ही बीच में ख़त्म हो गई। दफ्तर में बेटे शहरयार भट्ट और दीगर स्टाफ ने इस्तकबाल किया। रफ़ी ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में मार्केट के उतार चढ़ाव और सूरत हाल का जायज़ा लिया और अहम हिदायत जारी की। रफ़ी ग्रुप के चीफ कमर्शियल ऑफिसर अब्दुल समी शेख और प्रोजेक्ट हेड मेजर रिटायर्ड मोहम्मद जाहिद ने ग्रीन पॉम्स ग्वादर में डेवलपमेंट से मुताल्लिक खुसूसी ब्रीफिंग दी। बेटे शहरयार भट्ट से भी दिलचस्प गुफ्तगू जारी रही। आपने ग्वादर में जो ग्रीन पाम के नाम से सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया और जिस तरह आजकल के दौर में रियल एस्टेट सेक्टर अपनी बूम पर है, तो इस प्रोजेक्ट से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? पहले तो ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। ग्वादर में जो भी काम करेगा वो एक अपने मुल्क के लिए भी कर रहा है। बिसाइड्स योर ओन बिजनेस, पाकिस्तान की इस वक्त प्रायोरिटी CPEC है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, बिकॉज आप ये देखें कि वहाँ चाइना की सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहाँ से गुजर रही होगी। आपने तो 2004 में ही ये जगह मुंतखब कर ली थी, तो इतना दूर का कैसे सोच लेते हैं आप? देखें, 2004 में जब ग्वादर पोर्ट की बात हो रही थी तो मैं क्लियर था कि उस वक्त के चाइना की जिस तरह राइज होगी उसकी रिक्वायरमेंट एक सेकंड एंट्रेंस होगी साउथ चाइना सी से अलावा इंडियन ओशन में, और वो ग्वादर बनता है। तो 2004 में मैंने लैंड्स खरीदी, स्कीम सैंक्शन कराई, आज वो बन रही है। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन है, गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या वो पूरी तरह मिल रही हैं? मेरा बेटा शेरियार ये और इसका छोटा भाई शाजिल, ये दोनों ग्वादर में काम कर रहे हैं। शाजिल अभी आ नहीं सका, उसकी कोई और मीटिंग थी। शेरी बताएगा आपको कि ग्वादर के बारे ज़्यादा, बिकॉज ये जाता रहता है और कंस्ट्रक्शन भी करा रहा है। शेर साहब, एक आम आदमी वो ये सोचता है कि पता नहीं वहाँ पे बिजली भी है या नहीं है, वहाँ पे अमन व अमान की क्या सूरत हाल है? ग्वादर एक तो हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि वो एक नया शहर है और हम भी तब डेवलप करते तो हम भी इसको एक मिशन, एक चैलेंज समझ के करते हैं। ये तो इस्लाम में भी है कि नए शहर बसाओ, इसको तब एक मिशन लेके जाते हैं, हमारी मोटिवेशन बहुत हाई होती है। कोई भी चैलेंज आपके सामने रखा जाए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, आप उसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, ग्राउंड रियलिटीज़ की है, बिकॉज वो एक नया शहर है, बलोचिस्तान आपका सबसे कम डेवलप्ड सूबा है, तो तब सरकार ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड किया चाइना के साथ कि इसको हम एक पोर्ट बनाएंगे, तो उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है कंसिस्टेंटली कि इसको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बेहतर शहर बनाए। तो अपॉर्चुनिटी भी है। आज के दिन में बात करते हैं तो वहाँ डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक प्रोसेस है, पाकिस्तान हुकूमत अकेली नहीं कर रही, आपके जो चाइनीज़ एक अलायंस आपके एलाय है वो भी आपको हेल्प कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर आ रहा है और बड़ा जेनरस है अपने फंडिंग के साथ टू ब्रिंग इट अप टू लेवल। आप अगर लाहौर या कराची, इस्लामाबाद से आज कंपेयर करेंगे तो आप गलत कर रहे होंगे। इट इज़ नॉट अ फेयर कंपैरिजन। ग्वादर को स्टार्ट हुई 2015 में, उसका एक 13 में आइडिया आया था, 15-16 में काम शुरू हुआ था और अब इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ रही है। जिस तरह हम देखते हैं 2023 ग्वादर के लिए बहुत एक अहम साल होगा। उसमें उनका जो पाकिस्तान का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो ऑनलाइन हो रहा होगा, मेड विद अबाउट $250 मिलियन चाइनीज़ ग्रांट से, एंड डीसैलिनाइजेशन प्लांट उनका ऑनलाइन हो रहा होगा। जो पानी के मसले हैं वो हल हो जाएंगे। आपके 300 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो ऑनलाइन हो रहा होगा। बिजली का जो मसला है वो हल हो जाएगा। वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है वो किस हद तक हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है? मकामी इंतज़ामिया जो वो तो चाहते हैं कि आप डेवलप करें, आप उनको जाएं, वो चाहते हैं आप अपना स्किल सेट लेकर आएँ, हमारे लोकल एरिया को डेवलप करें और बड़े वेलकमिंग, हमारे एक्सपीरियंस में बड़े वेलकमिंग। आपने सर अकेले इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली, तो अब बेटे भी माशाल्लाह आपके साथ खड़े हो गए हैं,
तो आपको इनकी किस हद तक सपोर्ट हासिल है? बहुत ज़्यादा रिलीफ मुझे मिली दोनों बेटों की जब ये काम में आए। मैं तो यूज़ टू ही नहीं था फैमिली सपोर्ट का, अकेला था। इसके लिए मैंने भट्टी साहब बड़ी दफ़ा नुकसान भी किए, और मैं फ्रंट पे जाता था, पीछे से ख़राब हो जाता था काम। तो अब शुक्र है खुदा का कि पीछे को संभालने वाले 2 बेटे हैं, बहुत सपोर्ट है। मैंने इनको बड़ा क्लोजली रेज अप किया था। अपनी टेम्परमेंट, अपनी प्रायोरिटीज़ इनमें मैं कोशिश की कि इनमें डाल दूं, कुछ हद तक डल भी गई। तो आई एम वेरी हैप्पी विद बोथ ऑफ माय सन्स एंड दे आर डूइंग वेल। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपके वालिद साहब के पास एक्सपीरियंस है और आपके पास नए आइडियाज़ हैं। इनको किस तरह मिक्स करके आप बिज़नेस को आगे लेकर चलते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। जो तजर्बा होता है वो आपको बहुत गाइड करता है उन जगहों पे जहाँ एक फ्रेश आइडिया आपको फेल कर देगा। तो हम सबसे पहले इनके जो एक्सपीरियंस है उसको लेके चलते हैं, और आइडियाज़ भी वो हम आगे पेश करते हैं जो इनके एक्सपीरियंस के साथ टैली कर रहा हो, नॉट काउंटर टू हिज एक्सपीरियंस। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना हम सीख सकते हैं इनसे सीख लें, क्योंकि ये आज इनको 50 साल हो गए हैं इस काम में, और आज भी ये कहते हैं कि यार मैं रोज़ कोई नई चीज़ सीखता हूँ। तो हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि इनके साथ साथ हम भी जितना सीख सकते हैं सीख लें, और जहाँ इनोवेट हमें गुंजाइश होती है इनोवेशन करने की, हम ज़रूर करते हैं। नए आइडिया को ना नहीं करते, कभी भी नहीं। थोड़ा सा ज़रा पर्सनल लाइफ की तरफ हम आते हैं। आपके वालिद साहब की शादियों का आपकी ज़िंदगियों पर क्या असर पड़ा? इन्होंने कभी ऐसे महसूस नहीं करने दिया कि कोई कमी हुई है हमारे रिलेशनशिप में। इन्होंने बहुत एक्सप्रेसली, जब हमारे सामने भी हम बहुत छोटे थे तो हमें याद है, इन्होंने अपनी जो भी उस वक्त करंट वाइफ थी उनको एक्सप्रेसली ये भी कहा था कि यार मेरे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, मगर मेरे बच्चों से ज़्यादा मुझे मोहब्बत किसी और से नहीं। एक इनसिक्योरिटी पैदा ही नहीं होती तो रिलेशनशिप हमेशा बड़ी स्मूथ रहती। तो हमारी इनकी वाइफ के साथ भी बड़ी एक अच्छी रिलेशनशिप रही है फॉर डेकेड्स, और आज भी है। भट्ट साहब ने तो बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी, तो ऐसे में आप लोगों को क्वालिटी टाइम कैसे दिया? शुरू में तब हम बहुत छोटे थे तो इनके पास कोई टाइम नहीं होता था, मगर जैसे इन्होंने देखा कि बच्चे बड़े हो गए, 14 साल के हो गए, 13 साल के हो गए, तो ये अपनी बिजी ज़िंदगी से स्पेशल टाइम निकाल कर वो चीज़ें करते थे जो नेचुरली हमारे से इंटरेक्ट करते, जैसे गुड़ियाँ उड़ाते थे सैटरडे संडे को, गुड़ियाँ उड़ा ली, ड्राइविंग सिखाई, ड्राइविंग सिखा रहा था, स्विमिंग सिखाता था। कंपेनियनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर हर शादी पे, हर जनाजे पे, हर पॉलिटिकल लीडर से, मतलब आई हैड मेट एवरी सिंगल प्राइम मिनिस्टर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। तो वो जो एक्सपोजर था वो इन्होंने हमेशा रखा कि यार बच्चों को एक्सपोजर होना चाहिए कि दुनिया कैसी है। झूठ नहीं बोला, कभी स्टोरी नहीं सुनाई, हमेशा इन्होंने रियलिटी में हमें रखा। मरहूम सेठ आबिद से आपकी बड़ी करीबी दोस्ती थी? जी, तल्लक था। मोहतरमा बीबी शहीद के अगवा के बारे में जो बातें उनके साथ मंसूब की जाती रही हैं, क्या इन बातों में कोई हकीकत भी थी या ये दूसरी कंट्रोवर्सीज की तरह ये भी एक कंट्रोवर्सी थी? देखिए, सेठ आबिद से मेरा बड़ा क्लोज लियान था। 1980 से शुरू हुआ, जब तक पिछले साल फौत हुए तो उससे कोई 3-4 साल पहले वो बेड रेस्ट पे चले गए थे और मेंटली भी ज़रा याददाश्त वगैरह लूज़ कर रहे थे। तल्लक था बिकॉज वो भी रियल एस्टेट पे थे, वो भी बेलोर पैलेस बना रहे थे, मैं भी रियल एस्टेट में था, तो हमारी बड़ी डिस्कशंस रहती थी। बट सेठ आबिद के बारे उस वक्त मशहूर बहुत ज़्यादा था कि बहुत बड़ा आदमी और बहुत पैसे वाला आदमी है और बहुत बड़ा स्मगलर है। हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि उन्होंने स्मगलिंग की थी 1950s और 60s के दौरान में, और वो गोल्ड की स्मगलिंग थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो नारकोटिक्स वगैरह में कभी नहीं थे। तो सोने में उन्होंने बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद सेठ आबिद रियल एस्टेट में बहुत किया और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट में, और 10 रुपए भी खर्चता नहीं था। बहुत ही फाइनेंशियली कंजूस और शूम आदमी था, और औलाद को भी कुछ नहीं देता था, और उनके लिए 1 रुपया भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। वो इवन यहाँ तक कि जो छाबड़ी वाला है, फ्रूट बेच रहा है, उसके साथ भी वो बार्गेन करता था, और बार्गेन के बगैर बाज नहीं आता था। और मैंने उसको पूछा कि यार इससे तुमने क्या 2 रुपये छुड़ा के करना है? तो मुझे कहता है कि ये मेरी आदत है, मैं तो छुड़ाऊँगा। जहाँ तक ये चीज़ उड़ी कि जी भुट्टो साहब से उनका झगड़ा हो गया और बेनज़ीर को इसने
किडनैप करा दिया लंदन में वगैरह, ये सारा फिक्टिशियस है, ना ऐसी बात हुई ना थी, मगर ये उनके खाते पड़ गई और उन्होंने खुद डाली अपने खाते टू शो के कितना बड़ा था। दो चीज़ें सेठ आबद ने अपने खाते डाली, इंटेंशनली डाली। एक न्यूक्लियर की मैंने स्मगलिंग करके तो पाकिस्तान को बना के दिया। अभी लेटली AQ खान फौत होने से कुछ 4 महीने पहले उन्होंने अपना एक टॉक शो किया है जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जब सेठ आबद मरा और उस वक़्त मशहूर हुआ है कि इसने न्यूक्लियर बॉम्ब हमें अमदाद दी है, ये ना उसने दी है ना वो दे सकता था, हम साइंटिस्ट से हम कर सकते थे, आबद कहाँ से करता। क्लियरली कहा है कि सेठ आबद का कोई स्मगलिंग से तल्लुक़ नहीं था और एक्चुअली नहीं था, और ना बेनज़ीर को किडनैप का था। तो ये क्रेडिट लेने के पीछे उनके मकासद क्या थे? वो उनको ये पता था कि मैं बहुत बदनाम हूँ एज अ स्मगलर, बहुत कॉशियस था। मुझे बल्कि उन्होंने कई दफ़ा कहा तू कितने करोड़ लेना थे मेरा ना बदलाना, मजाक करता था, मुझे अपना नाम दे दो। तो उनको पता था वो एज अ स्मगलर बदनाम है, तो अब वो बदनामी को ठीक करना था किसी तरीके से। तो वो न्यूक्लियर की बात शुरू कर दी कि जी मैंने ये मुल्क के लिए किया। और जब बेनज़ीर की बात हुई कि बेनज़ीर को किडनैप कर दिया भुट्टो साहब के साथ नेगोशिएट करने के लिए, तो वो था टू शो हिज स्ट्रेंथ कि मैं यहाँ तक मेरी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे बात शुरू होती थी और कुछ हकीकत नहीं थी इसमें, दोनों चीज़ें कोई हकीकत नहीं थी। घर वापस आकर इम्तियाज रफ़ी भट्ट से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सर, आपके घर में हमें जो भी पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, इनमें ज़्यादातर जानवर हैं, परिंदे हैं। लगता है कि इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार है। देखिए, जानवरों में एक अल्लाह ताला की झलक नज़र आती। इंसान में और जानवर में ये फ़र्क है बेसिकली कि इंसान मेमोरी भी रखता है और फ्यूचर भी सोचता है, whereas all the pets and all the animals उनकी मेमोरी भी नहीं होती है और वो फ्यूचर का भी नहीं सोचते। हुस्न बर्ड्स के अंदर है। नहीं सर, आप थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए। आप ऊंचे लंबे और पुरकशिश शख्सियत के मालिक हैं। पहली मोहब्बत कब हुई? मतलब टीन एज में ही हो गई थी 19-20 साल की, 18-19 साल की उम्र में। तो उधर भी थी? तो मोहब्बत बड़ी दूर से हो जाती थी। वो तो मानना ये था कि अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। वन साइडेड रही या उधर भी कन्वे किया गया? नहीं, हमेशा रही, बोथ साइडेड रही और कई दफ़ा मोहब्बत हुई, निकली बाहर मोहब्बत से। ये तो बार बार होती है, पता निकल जाता है बाहर। मोहब्बत हो या नहीं, मोहब्बत से बाहर निकल जाना ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो दिल नहीं टूटा, बट थोड़ी सी हर्ट फीलिंग होती है बंदे को, उदासी किसको कहना। आप आज़ाद मंश आदमी हैं, किन बातों से ज़्यादा बेजारी महसूस करते हैं? वो बंदा या वो बंदे जिनको नॉलेज बहुत थोड़ी हो या उनकी विजन बहुत थोड़ी हो, बट बात बहुत बड़ी कर रहे होते हैं और नॉनसेंस बात कर रहे होते हैं। मैं उससे तंग होता हूँ। और दूसरी बात है भट्टी साहब, मैं बड़ा कॉशियस हो गया हूँ टाइम पे। टाइम इज़ समथिंग यू कैन नेवर बाय और गेट बैक। पैसा तो आया, चले गया, फिर आ गया। विजडम और फिलॉसफी आपके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं। इस हवाले से किन लोगों को फॉलो करते हैं? देखिए, काफ़ी लोग हैं वो। उनमें एक डॉक्टर वाइन डायर है, बहुत बड़ा मोटिवेटर था, फौत हो गया, कोई 2 साल हो गए। एक साथ गुरु है, ही इज़ वेरी वेरी गुड और पूरी दुनिया में उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। फिर SK शेरवानी है, वो भी इंडियन है, वेरी गुड स्कॉलरशिप है। तो मैं फ़र्क चीज़ों को देखता हूँ और मैं 5 से 6 घंटे रोज़ाना सोशल मीडिया या TV पे गुजारता हूँ। मैं स्विमिंग करके 9 बजे घर आता हूँ, मैं को 2 बजे तक ये देख रहा होता हूँ और वो मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। मैं बिलीव भी करता हूँ कि पाकिस्तान की अगर सियासत को देखना है तो इंटरनेशनल सियासत पहले देखो। इंटरनेशनल सियासत जो है उसका फॉल आउट पाकिस्तान पे होता है। घूमने फिरने का शौक़ भी तो होगा? था बहुत ज़्यादा, अब नहीं। कौन सी जगह पाकिस्तान के अलावा आपको रहने के लिए ज़्यादा पसंद है? अमेरिका इज़ अ ग्रेट कंट्री रहने के लिए पाकिस्तान के अलावा। आप रिवायती कश्मीरी बट्टों की तरह खाने के शौकीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं जिनको देखकर आप रह नहीं सकते हैं? सब डिशेस जो कश्मीरी खाते हैं, जैसा शलगम गोश्त हो गया, पाए हो गए, सब कुछ। बट मेरा ये है कि मुझे हर खाना अच्छा लगता है, क्वांटिटी कम खाऊं और चबाऊं ज़्यादा। इस्लाम में भी है कि 32 दफ़ा आप चबाएं
और मैं ये समझता हूँ अगर आप च्यू ज़्यादा करते हैं तो आपका खाना जो है वो आप आधे घंटे से पहले फिनिश नहीं कर सकते, उसमें भूख भी आपकी आधी मारी जाती है और क्वांटिटी कम होती है। शॉपिंग कहाँ से करते हैं? क्या आप ब्रांड कॉन्शियस हैं? नहीं, मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ, मैं क्वालिटी कॉन्शियस हूँ। जो चीज़ पसंद आ जाए वो लेता हूँ। मेरी एज भी नहीं है कि ब्रांड्स को मैं देखूँ। शॉपिंग हो जाती है और ज़्यादा शॉपिंग तो लंदन या दुबई से ही होती है जब जाते हैं। तोहफे लेना पसंद करते हैं या देना? देना। हर वक्त मोहब्बत देनी, पैसा देना, तोहफे देने में ज़्यादा मज़ा है देन लेने में। फिल्में तो देखते होंगे? देखते थे, अब तो नहीं देखते। पसंदीदा फिल्में और एक्टर्स कौन से हैं? मेरे तो पुराने ज़माने के थे ना, ज़ेबा, मोहम्मद अली, वो लोग थे उस वक्त। नदीम हो गया। अब वाले तो हम नहीं देखते ज़्यादा। हमारा सर एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 6-7। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें? देखो, वो बेवकूफ़ होगा जो सियासतदान को मशवरा दे वो बेवकूफ़ होगा, बिकॉज सियासतदान किसी के मशवरे पे नहीं चलता, वो अपने इंटरेस्ट और अपनी प्रायोरिटीज़ पे चलता है। इन शख्सियात के बारे में आप क्या राय रखते हैं? नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान। देखें भट्टी साहब, बड़ा क्लियर हूँ मैं। नवाज शरीफ इज़ वेरी लकी। उसकी किस्मत, उसकी खुशकिस्मती इतनी ज़्यादा कि बंदा हैरान हो जाता। जहाँ वो पहुँचा, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना, वो किस्मत ही है जो करके। और आज भी किस्मत ही है कि इतने केसेस हुए, सारा कुछ हुआ और वो फिर लंदन में चले गए। और उसको पता है मैं खुशकिस्मत हूँ, उसकी फैमिली को भी पता है ये खुशकिस्मत है। भुट्टो ख़ानदान ट्रेजिक ख़ानदान। भुट्टो फांसी लग गया, बेनज़ीर कत्ल हो गई और जो औलाद छोटी थी और पार्टी रुल गई। बदकिस्मत ख़ानदान। इमरान खान परसुएंस का सिंबल है। इमरान खान वो है कि आप ये देखें कि जो बंदा परस्यू करता रहे कोई चीज़, वो हासिल कर लेता है। टू बी अ कैप्टन ऑफ अ टीम इज़ नॉट एन ईजी थिंग। यू हैव टू परस्यू एंड बी द बेस्ट। हॉस्पिटल बना के जितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया हॉस्पिटल के लिए, वो हिम्मत चाहिए। फिर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी खड़ी रखी, 22-23 साल बाद बारी आ गई और प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इमरान खान इज़ अ सिंबल ऑफ परसुएंस, भुट्टो खानदान इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रेजिडी, नवाज शरीफ फैमिली इज़ अ सिंबल ऑफ गुड लक। अगर आपकी बायोपिक बने तो इनमें से किस एक्टर को लीडिंग रोल में देखना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल पुराने ज़माने के एक्टर्स में से नदीम होगा। लेकिन आपकी यंग एज को दिखाने के लिए इनमें से किस एक्टर को आप लेना पसंद करेंगे? नुमान एजाज, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। हुमायूं सईद। अपनी बायोपिक में हीरोइन किस एक्ट्रेस को लेंगे? महविश शयाद, माहिरा खान? माहिरा खान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हम भी आपको एंजॉय किया। थैंक यू।